तो भाई सोशल फार्मेसी में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें देखो कुछ पार्ट है, जैसे हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी ये कंप्लीट पहले खत्म कर रखी थी, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, बचा क्या, नेक्स्ट पार्ट बचा जिसमें हमें एपिडेमिक कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एजुकेटिंग पब्लिक, प्रिवेंशन फॉलोइंग द कम्युनिकेबल डिजीज। किसके लिए जो नीचे कम्युनिकेबल डिजीज दी हैं इनके बारे में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, तो नंबर ऑफ डिजीज काफी हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, ठीक, दूसरे नंबर पे इंटरनल इंफेक्शन है, तीसरे नंबर पे ऑर्थोपॉड बॉर्न इंफेक्शन है, चौथे नंबर पे सरफेस इंफेक्शन है जैसे ट्राइकोमा, टेटनस, लेप्रोसी वगैरह हो गया, है ना। फिर लास्ट में कुछ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स है ना, एचआईवी वगैरह। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, एपिडेमियोलॉजी हमने पहले में खत्म कर लिया। ठीक, इधर रेस्पिरेटरी में क्या है, नंबर ऑफ डिजीज बहुत सारी हैं, इसलिए नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी बनेंगे। इसके बाद अच्छी खबर यह है कि एक चैप्टर और बचता है। उसके बाद देखो फार्माको जो लास्ट वाला चैप्टर है इकोनॉमिक्स वाला, फार्माको इकोनॉमिक्स, है ना, वो हमने पहले भी कंप्लीट कर रखा है। तो सिर्फ ये चैप्टर और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है पूरे सोशल फार्मेसी में सिर्फ इतना ही रिमेनिंग है, बाकी रेस्ट ऑफ 100% कंप्लीट हो गया है। यानी 2 चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद 100% सोशल फार्मेसी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बचेगा सिर्फ आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी 3 या 4 चैप्टर बचे हैं, बाकी 100% कंप्लीटेड है। ठीक, रही सही फार्माकोग्नोसी का वो एक बचेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कहने का सिलेबस बहुत ज्यादा बचा नहीं है ना। चलो भाई देखो, अब रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा में भी H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और खास क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, इतनी चीजें पढ़नी। क्योंकि हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, तो इसके पहले हम स्टार्ट करेंगे सीधे यहां से एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में नॉलेज हो गया तो जो ऊपर की जितनी भी, चाहे चिकन पॉक्स हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे रूबेला हो, चाहे टीबी हो, मींस जितनी भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हैं उनका बेस क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूं तो शुरू कर सकता हूं चिकन पॉक्स, मीजल्स से, लेकिन यहां पे डेडिकेटेड टू वन डिजीज हो जाएगा। जब हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करते हैं, इन्फेक्शन की बात करते हैं, इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा, तो फिर बाकियों में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज से। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या कौन कौन से डिजीज हैं, चिकन पॉक्स, रूबेला, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, इबोला, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। जिसमें से चूंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात है तो हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। आज के सेशन में हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक दो दो डिजीज छोटे छोटे, मैंने बताया ना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म पे है सोशल फार्मेसी का, तो छोटे छोटे से लेक्चर्स बनाते रहेंगे, किसी में एक डिजीज, किसी में 2 डिजीज, इतना कि आप पढ़ो और समझ में आ जाए। ठीक, लेक्चर्स बड़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो भाई शुरू करें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करें। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वायरल पैथोजन या बैक्टीरियल पैथोजन बहुत कॉमन होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने में। जो ट्रेवलर्स हैं उनके कॉजेटिव एजेंट जैसे राइनो वायरस हो गया रेस्पिरेटरी, है ना, साइनोसे वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हो गया, मीजल्स, मम, एडिनो और कोरोना वायरस, है ना। तो ये नंबर ऑफ वायरसेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करें, ये नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या करता है, इंटरफेयर करता है। हमने रिसेंटली 2 साल कोविड के टाइम पे पूरे टाइम रेस्पिरेटरी, भाई जो कोविड था वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही तो था। तो हर घर में चाहे हम लोग न्यूज खोलो तो सारे बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर हो गए, है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, मींस बड़े बड़े डॉक्टर्स आके उसके सिम्टम्स बताते थे, दवाएं बताते थे, प्रिकॉशन बताते थे। वही सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी, कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने जाना है। जो उन्होंने बताया कोविड के टाइम पे सारे रेस्पिरेटरी डिजीज में हमको वही चीजें करनी है। तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हाई फाई न जाके सिंपल
और डाउन टू अर्थ हमको स्टडी करनी है, राइट। तो एक्यूट इंटरफेयर किसमें करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में। और कभी भी डॉक्टर भी क्या चेक करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग। याद करो उस टाइम पे हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर आ गया था, हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर था, है ना। हर आदमी चेक करने लगा था भाई कि पल्स मींस हमारी जो लंग्स, पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है? जो इनहेल ऑक्सीजन है हम कितनी इनहेल कर पा रहे हैं, हमारी लंग की कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इनहेल करने की, यही तो पल्स ऑक्सीमीटर बता रहा था, है ना। इट कैन अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये स्टार्ट होता है आपके साइनस से, स्टार्ट होता है आपके साइनस से और एंड होता है वोकल कॉर्ड पे। स्टार्ट होता है आपके साइनस से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक, और एंड होता है आपके वोकल कॉर्ड पे। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम की बात करें, स्टार्ट होता है आपके वोकल कॉर्ड पे और एंड होता है आपके लंग्स पे। एंड होता है कहां? आपके लंग्स पे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक याद रखना, ठीक। दिस इन्फेक्शन इज पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर चिल्ड्रंस। जाहिर सी बात है जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, बच्चे हैं बहुत ज्यादा, भाई ऐसा नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक कंप्रोमाइज्ड होती है, शब्द ठीक नहीं है, एक्चुअली होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन अब जैसे बड़े लोग होते हैं काफी जगह ट्रेवल करते रहते हैं, नई नई चीजों को टच करते रहते हैं। आजकल एक बड़ा इशू आ रहा है, जैसे जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, है ना, तो अपार्टमेंट्स की लाइफ हो गई है। जैसे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे केसेस बता रहा हूं, है ना, बस 2 मिनट। तो होता क्या, जैसे अपार्टमेंट में हुए, सिर्फ बच्चे माँ बाप को देखते हैं। माँ बाप भी इतना सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि बच्चा धूल में न जाने पाए, है ना, इतना कपड़े पहना देंगे, इतना वो कि ये सैनिटाइजर लगा लो, हाथ धुल लो, डस्ट मुंह में न जाने पाए, बच्चा किसी चीज को, अननोन चीज को छूने न पाए। रिजल्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज को छूते हो, किसी चीज को टच करते हो, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करती है। अगर वो चीज खतरनाक है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। हर नई चीज जो खाते हो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। तो होता क्या है कि आजकल बड़े बड़े शहरों में बच्चों को इनसे दूरी बना दी गई है। वो कमरों की जिंदगी जी रहे हैं, खाली बेड से नीचे नहीं उतर पाते हैं। घर इतना नीट एंड क्लीन है, लाइजॉल लगा लगा के एकदम चकाचक करके रखा है कि डस्ट पार्टिकल घर के अंदर आ नहीं पाता है। बच्चों की इम्यूनिटी होगी कहां? हम लोगों के समय क्या, हम लोग घर के अंदर नहीं घुसा करते थे, दिन भर धूल मिट्टी अपना पूरा ऊपर से ओढ़ लिया करते थे, है ना। दिन में 4 बार तो मम्मी लोग कपड़े चेंज करवाती थी, इतना धूल मिट्टी खेलते थे, तभी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा सर्दी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है उन चीजों से। आजकल बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं, उनको टोपी पहना दो, सॉक्स पहना दो, मोजा पहना दो, ये पहना दो, वो पहना दो, मतलब हवा जाने ना पाए। हम लोग चड्डी बनियान पहन के बाहर घूमते रहते थे जब बच्चे थे, है कि नहीं। तो नई नई चीजें, तो अब डॉक्टर रिकमेंड कर, डॉक्टर की थेरेपी का नजरिया चेंज हो गया। ऐसे बच्चे जो जल्दी बीमार हो जाते, डॉक्टर्स उनको कहते हैं भाई ये बताओ तुम्हारा कोई गांव है, काउंसलिंग में बोलते हैं कोई गांव हो अगर, तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास मत लाओ, गांव लेके जाओ, वहां जानवरों का टच कराओ, कुत्ता टच कराओ, गाय टच कराओ, भैंस टच कराओ, बकरी टच कराओ, मिट्टी टच कराओ, पेड़ पौधे टच कराओ। हर चीज को टच करने से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, रिस्पॉन्स करती है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बराबर। तो ये सब चीजें होती थी। तो कहने का मतलब इसीलिए आप बच्चों के लिए डेंजरस, क्योंकि वो नंबर ऑफ चीजें छुए नहीं रहते हैं। ज्यादा चीजें छुए नहीं रहोगे तो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं रहेगी। जब एंटीबॉडी कम रहेगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी जल्दी बीमार पड़ जाएगी। जो बूढ़े लोग हैं, एज्ड हो गए हैं, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है ना। पीपल विद इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, जिसको भी इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोगों को ऐसी डिजीज बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, ठीक। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें स्पेशली सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स यू एक्सपीरियंस विद डिफर लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अलग अलग तरीके के। जैसे सिम्टम में कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाती है, लंग्स भर जाते हैं, रनी नोज हो जाती है कुछ केस में, कफ, सोर थ्रोट हो जाता है ना, बॉडी पेन होने लगता है, फटीग होने लगता है। अब किस केस में आप सोचोगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपका बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और ठंड लग रही है आपको,
तो आपको डॉक्टर को याद करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सांस लेने में, ब्रीदिंग मींस अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुरंत नेबुलाइज करने को बोलेगा, वैसोडाइलेटर देगा आपको। डिजीनेस आ रही है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी आने लगी, भाई जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, और एनर्जी अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगी बॉडी के अंदर तो बॉडी क्या, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। कॉज क्या है भाई, रीजन क्यों हुआ एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन? देयर आर सेवरल डिफरेंट कॉज फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। जैसे एक्यूट फेरेंजाइटिस हो गई, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, एक्यूट ईयर इन्फेक्शन कान में हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की बात करें तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस हो गई। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में? तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अवॉइड करना वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, इसलिए क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, कोई भी स्नीजिंग कर रहा है, लोग सांस ले रहे हैं, और हवा में भी वायरस बैक्टीरिया जहां तक आपकी सांस का फ्लो जाता है, बात करते हो, ड्रॉपलेट्स जाते हैं, वहां तक इन्फेक्शन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। या तो घर के अंदर बैठ के बंद हो जाओ, कहीं किसी से मिलो ही नहीं, हवा के कॉन्टेक्ट में ना हो, तब तो हो सकता है बच जाओ। भाई कोविड में कितना लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैक्सिमम लोग अफेक्टेड हुए, कुछ लोग मेजर रूप से हुए, कुछ माइनर रूप से हुए। इम्यून सिस्टम ऑफ चिल्ड्रंस एंड ओल्डर्स आर मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय वायरस। पता है ना, बच्चे और बूढ़े जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। चिल्ड्रंस आर स्पेशली रिस्क बिकॉज जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको रिस्क ज्यादा होता है। वजह क्योंकि हर चीज, बच्चे ज्यादा कैरियर्स होते हैं, और बच्चे क्या बार बार अपने हाथ नहीं धोते, कुछ भी खाने के पहले हाथ नहीं धोते, और बार बार अपने मुंह में हाथ लगाते हैं, अपनी आंखें रब करते हैं, तो उनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। याद करो, एक डेटा दिया गया था कोविड के टाइम पे कि आदमी हर 5 मिनट में, मींस कितना, हर 5 मिनट में आप फील करो 2-4 बार अपने चेहरे को हाथ जरूर लगाता है, चेहरा या आंख ऐसे करके। कोविड टाइम पे हम लोगों ने काफी कुछ कम किया था, है ना। तो बच्चे कुछ ज्यादा ही ये करते हैं, फिंगर्स बार बार मुंह में डाल लेना, है ना, लार निकालना, फिर उसको चाटना वगैरह वगैरह करते हैं। तो कहने का मतलब इससे स्प्रेड ज्यादा हो जाता है क्या, वायरस, है ना। फिर क्या डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस कैसे करोगे भाई? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जब होता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का मेन फोकस होता है ब्रीदिंग पे, सांस लेने पे। तुरंत जाओगे, स्टेथोस्कोप लगाएगा और कहेगा लंबी लंबी सांसें लो। वो देखेगा कि जो म्यूकस है वो कितना ऊपर नीचे, कफ कितना बना हुआ है, वो कफ से घरघराहट है क्या आवाज में, है ना। विल चेक द फ्लूइड इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स बाय द लिसनिंग एबनॉर्मल साउंड। लगा के देखता है ना कि भाई जो फ्लूइड है, जो म्यूकस है, वो कितना लंग्स में, किस लेवल तक है ना। डॉक्टर में भी पियर योर नोज, और डॉक्टर क्या करता है ना, स्वैब सैंपलिंग भी करता है। कभी कभी नाक में, भाई कोविड के टाइम पे याद करो, नाक में स्वैब सैंपलिंग, मुंह से स्वैब निकाला जाता था टेस्टिंग के लिए, है ना। और क्या, चेस्ट का एक्सरे कराया जाता था, सिटी स्कैन। जो कोविड के सिम्टम थे सेम एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो क्या एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही था, और कैसा एक्यूट था, क्योंकि देखो क्रोनिक क्या एक लंबे समय से कोई इन्फेक्शन चला रहा हो, और एक्यूट क्या सडन में डेवलप हुआ हो, है ना। तो कोविड-19 एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। तो सेम वही सारी चीजें थी, ठीक। लंग फंक्शन टेस्ट कराया जाता था, जो बहुत यूजफुल है। कितना लंग्स, भाई देखो लंग फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या, वो पहले बाहर को फेंको तो वो बलून, जो बलून रहते थे वो कितना ऊपर तक टक टक करते थे ना, फिर अंदर को खींचो तो कितना, तो वो मशीनें होती थी जिससे लंग फंक्शन टेस्ट होता था। पल्स ऑक्सीमीटर क्या डिटेक्ट करता था, कितना ऑक्सीजन आप लंग्स के अंदर इनटेक कर रहे हो। डॉक्टर में ऑल्सो टेक स्वैब सैंपल, स्वैब सैंपलिंग लेता था नाक वगैरह से, तो उससे पता, या स्पुटम लेता था, कफ जो होता था उसकी डायग्नोसिस की जाती थी, पता चलता था कि कौन सा बैक्टीरिया या आपका जो इन्फेक्शन है किस लेवल तक है, ठीक। प्रिवेंट कैसे करोगे भाई, बचा कैसे जा सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो बचाना मुश्किल हो जाता है, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, अनट्रीटेबल हो जाता है। प्रिवेंट बेस्ट मेथड है कि हार्मफुल इन्फेक्शन से दूर रहो। दूसरा, वैक्सीनेशन, एमएमआर के टीके लगते हैं। एमएमआर मतलब मीजल्स मम रूबेला, एमएमआर मीजल्स मम रूबेला, एमसीक्यू का क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक। मीजल्स मम्स रूबेला, ये एमएमआर और पर्ट्यूसिस, इन सबकी वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जो रिस्क इन्फेक्शन से थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक। यू मे बी बेनिफिटेड
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऑल्सो, न्यूमोवैक्स, है ना। तो अलग अलग तरह की जो वैक्सीनेशन हैं वो वैक्सीन से इन सब चीजों का खतरा कम हो सकता है। प्रैक्टिस गुड हाइजीन की कैसे करनी है, 2 गज की दूरी, बार बार सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, रनिंग वाटर से हैंड वॉश करो, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश, स्पेशली जब आप किसी पब्लिक प्लेस से आते हो। ऑलवेज स्नीजिंग जब करना, जब छींक आ जाए तो कभी भी ऐसे मत करो, स्नीजिंग हमेशा ऐसे करो, आर्म से, है ना। तो ऑलवेज स्नीज इनटू द आर्म ऑफ योर शर्ट और टिश्यू, है ना। तो ऐसे करोगे तो चाहे आपके टिश्यू हो चाहे आपके शर्ट पे, जो भी यहां पे रहेगा सिर्फ उस पे इन्फेक्शन रहेगा, आपके हाथ सेफ रहेंगे, क्योंकि आप ये इससे अपना मुंह नहीं पोंछते हो, इससे हाथ से पोंछते हो, राइट। तो इससे काफी कुछ सिम्टम आप दूर कर सकते हो, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन रोक सकते हो, किसी सेकंड किया आपने, कुछ भी किया। अवॉइड टचिंग योर फेस स्पेशली, है ना, बार बार आंख मुंह ये सब टच करना कम करना चाहिए, जिससे कि जर्म्स का इंट्रोडक्शन बॉडी के अंदर ना हो पाए। यू शुड बी स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। विटामिन सी डाइट में ज्यादा करनी चाहिए, विटामिन सी का इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक, ज्यादा इंफेक्शन को दूर रखता है। ट्रीटमेंट विद मैनी वायरसेस आर नॉट नोन ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं पता था, जैसे कोविड-19 था, लेकिन फिर भी डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग्स देते थे। कोविड में कोई दवा नहीं बनी थी, लाखों का खर्चा फिर भी हो गया। डॉक्टर क्या, जो सिम्टम्स दिखते थे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। भाई जब आपको वायरस के बारे में नहीं पता, वायरस किस तरह से एक्ट कर रहा बॉडी में नहीं पता, तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते थे। जो सिम्टम दिखते थे, बुखार आया तो बुखार की दवा, पेन आया तो पेन की दवा, है ना, सर्दी हो गई तो सर्दी की दवा, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते थे, राइट। तो जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है दवा प्रेस्क्राइब करते थे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एक्सट्रीमली सीरियस हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, और अगर ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा भर जाएगी, है ना। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, लंग फंक्शन करना बंद कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो सकता है, ठीक, जिसकी वजह से हार्ट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंजाइना, सब कुछ हो सकता है, राइट। तो इस तरह से एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हमने खत्म किया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मीजल्स शुरू करेंगे और उसके साथ कोई एक और छोटी सी डिजीज कवर कर लेंगे। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।